कैसे हो दोस्तों। ईयर 1958 में अगर मैं आपको एक 100 रुपये का नोट देता और उसको आप अपने बेड के नीचे कहीं छुपा कर रख लेते और आज आप उसको इस्तेमाल करते तो उसकी वैल्यू आज 1 रुपया और 20 पैसे रह जाती 1958 के कंपैरिजन में। समझ में नहीं आया? एक और एंगल से आपको समझाता हूँ। अगर आज के टाइम आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदते तो उसकी प्राइस 1958 में 1 रुपया 20 पैसे होनी थी, क्योंकि आज के दिन के 100 रुपये 1958 के 1 रुपये 20 पैसे के बराबर हैं। यह है दोस्तों इन्फ्लेशन का कमाल। इन्फ्लेशन मतलब साल ब साल हर चीज़ की कीमत बढ़ती रहती है। क्यों होता है ये इन्फ्लेशन? क्या रीजंस है इस इन्फ्लेशन के पीछे? क्या सही में ये एक बुरी चीज़ है? और क्या रिलेशन है इस इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट से और बाकी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से? इन सारी चीज़ों की बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जहां मैं आपको इस भयानक इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या होती है ये इन्फ्लेशन? कौन करवा रहा है ये इन्फ्लेशन? क्या हुकूमत में बैठे कुछ लोग अपनी मन मर्जी से चीज़ों की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। इस इन्फ्लेशन के पीछे बहुत सारी रीजंस है और मैं आज की इस वीडियो में 4 मेन रीजंस को डिस्कस करना चाहूँगा। पहला रीज़न बड़ा सिंपल है दोस्तों, यानी इकोनॉमिक बूम होना, यानी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होना। जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएंगे। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो उनके पास ऑप्शंस होंगी अलग अलग चीज़ों में ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए। इस तरह डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी के लिए। जब डिमांड बढ़ेगी तो जो सी कंपनीज हैं वो चीज़ों की प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगी, क्योंकि उनको पता है कि हमारी प्रोडक्ट सेल्स हो रही हैं, हमारी इतनी सेल्स हो रही हैं, तो इसी तरह इन्फ्लेशन आ जाएगी। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं अगर समझाऊं तो इस समझ लें कि एक एरोप्लेन है जिसमें 100 सीटें हैं और उसमें 100 लोगों को जाना है और उसमें से 90 इकोनॉमी क्लास सीटें हैं और 10 बिजनेस क्लास सीट्स हैं। तो जो पैसेंजर्स हैं अगर आप उनको इतना पैसा दे दो, सबको पास इतना पैसा दे दो कि उस बिजनेस क्लास सीट्स अफोर्ड कर पाएँ, तो सब फर्स्ट क्लास सीट्स में ही जाना चाहेंगे। सीट्स तो वहाँ पर 10 ही हैं तो सारे पैसेंजर्स जा नहीं पाएंगे। तो होगा क्या इसके रिस्पॉन्स में? तो जो एयरलाइंस है वो अपनी 10 सीट्स की बिजनेस क्लास की प्राइसेस मजीद ज़्यादा बढ़ा देगी ताकि जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ट्रैवल कर पाएँ। बेसिकली एरोप्लेन के सीट्स के प्राइस में इन्फ्लेशन हो गई। ऐसी इन्फ्लेशन को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। दूसरा रीज़न है दोस्तों रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ना अलग अलग रीजंस की वजह से। जैसे कि आपके चावल की प्राइस बढ़ गई एक ख़राब मानसून सीजन्स की वजह से। ऑयल का प्राइस बढ़ गया, हुकूमत ने कोई नया टैक्स इम्पोज कर दिया रॉ मटेरियल पर, जिससे उसका प्राइस बढ़ गया। तो जो कंपनी प्रोडक्ट्स को बनाती है इन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके उनको प्रोडक्ट्स महंगे करने पड़ गए और प्रॉफिट में रहने के लिए उन कंपनीज को उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस इन्फ्लेशन को कहते हैं दोस्तों कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तीसरी रीज़न है दोस्तों जब एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ना। मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, जब कंपनीज या गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ाती हैं तो उनको प्रॉफिट में रहने के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ानी पड़ती हैं और इसे कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। इसके कई और रीजंस भी हो सकते हैं। अगर पूरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी लो लेवल पर है तो कंपनीज के लिए इन एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल काम है। अगर एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस नहीं किया जा रहा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी और ये फिर से इन्फ्लेशन ट्रिगर कर देता है। और फाइनली चौथा रीज़न है दोस्तों करेंसी डिप्रेशन। और इसके कई ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से खास करके एक ये है कि हुकूमत का ज़्यादा नोट्स छापना जिससे करेंसी अपनी वैल्यू लूज़ कर दे। और ये बड़ा खतरनाक रीज़न है दोस्तों। इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन भी ट्रिगर हो सकता है, और जो कि वेनेजुएला में भी हुआ था और एक टाइम पर जिम्बाब्वे में भी हुआ था। वेनेजुएला में 2016 से लेकर 2019 तक जो इन्फ्लेशन रेट था वो 5 करोड़ से परसेंट से भी ज़्यादा था। और जिम्बाब्वे की अगर बात करें तो 2008 के अराउंड जिम्बाब्वे करेंसी ने अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा डाउन कर दी थी कि उनकी हुकूमत को $1 मिलियन का भी नोट छापना पड़ गया था और एक $1 ट्रिलियन का नोट भी था जिम्बाब्वे में। और उस $1 ट्रिलियन की कीमत बताऊँ क्या थी दोस्तों? सिर्फ एक US डॉलर। इससे आप अंदाज़ा लगा ले कि करेंसी कितनी अपनी वैल्यू खो देती है एक हाइपर इन्फ्लेशन के ज़रिए। ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा फ्यूचर में, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पॉलिटिकल, सिर्फ इकोनॉमिक को छोड़कर बाकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर हम कोविड के टाइम की बात करें दोस्तों तो उस टाइम पर जो से इन्फ्लेशन रेट था वो नीचे की तरफ जाने लग रहा था, क्योंकि जो उनसे लॉकडाउन्स लगाए गए थे पूरी दुनिया में, उसकी वजह से पूरी दुनिया में डिमांड्स काफ़ी नीचे आ गई थी। लोग सामान भी कम खरीद रहे थे, लोग ट्रैवल पर भी कम जा रहे थे, बिजनेस बंद हो गए थे, तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं था खर्च करने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा दोस्तों, क्या इन्फ्लेशन ज़रूरी है?
क्या होगा दोस्तों अगर 0% इन्फ्लेशन हो? तो अगर आप ऊपर ऊपर से सोचो तो कहोगे कि ये तो बहुत अच्छा है, चीज़ें महंगी नहीं होंगी, सस्ती होंगी, हमारे लिए इतनी मुश्किलात नहीं होंगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को सेव करके रख पाएंगे और जब पैसों को सेव करेंगे तो ओवर टाइम में भी पैसों की वैल्यू भी डिक्रीज नहीं होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा डीपली सोचोगे दोस्तों, तो जो मैंने आपको रीजंस बताए थे कि इन्फ्लेशन क्यों होती है, तो आपको लगेगा दोस्तों कि 0% इन्फ्लेशन एक्चुअल में अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों कि कंपनीज आपकी सैलरीज नहीं बढ़ाएंगी, आपकी सैलरीज कांस्टेंट रहेंगी, क्योंकि आपकी सैलरीज कभी नीचे नहीं जा सकती। इसलिए इन जनरल इन्फ्लेशन हमेशा पॉजिटिव में रहती है। तीसरा एक और भी रीजन है, अगर डीफ्लेशन हो रही हो तो चीजों के प्राइस साल ब साल कम होते जाएंगे, तो लोग पैसा स्पेंड नहीं करना चाहेंगे। लोग सोचेंगे पैसे को सेव करके रखते हैं और आने वाले टाइम में पैसों की वैल्यू भी मजीद अच्छी हो जाएगी। तो जो चीज़ हमने खरीदनी है, अगर ऐसे डिफ्लेशन होती रही तो 5 साल बाद वो हमें मजीद सस्ती मिलेगी, तो हम 5 साल बाद खरीद लेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे। इससे ओवरऑल जो लोगों की स्पेंडिंग्स हैं वो कम हो जाएंगी। स्पेंडिंग्स कम होने लगेंगी तो ऑब्वियसली बिजनेस भी लॉस में जाने लग जाएंगे। बिजनेस लॉस में जाने लगेंगे तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो जाएगी। बड़ा ही लंबा कनेक्शन मैंने आपको भी इधर ऐसे बताया, तो आप सोचेंगे ऐसे असल में होता है क्या? ऐसा होता है दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है। इस ग्राफ को यहाँ पर कहते हैं फिलिप्स ग्राफ। ये यहाँ पर दिखाता है कि कैसे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कैसा एक इन्वर्स रिलेशन है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और ये इंटरेस्टिंग रिलेशन है दोस्तों, और आप बिलीव नहीं करोगे ऐसा होता है। जहाँ पर ये ग्राफ वैलिड नहीं है, जैसे कि हाइपर इन्फ्लेशन के केस में। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ज़्यादा इन्फ्लेशन बुरी चीज़ है क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी, और कम इन्फ्लेशन भी बुरी चीज़ है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो जाएगी। तो एक ऑप्टिमम लेवल इन्फ्लेशन क्या है जो एक कंट्री को रखना चाहिए? क्या हो सकता है दोस्तों? डेवलप कंट्रीज़ के लिए है 2%। डेवलप कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है 2 के अराउंड इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करना पड़ता है। ज़्यादा हो जाता है तो उसे कम करने की कोशिश करेंगे, और कम हो जाता है तो उसे फिर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इससे यह है कि प्राइजेस भी दोस्तों कम से कम रहती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का भी इतना रिस्क नहीं होता, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अब अगर एक हुकूमत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है? इसके कई तरीके हो सकते हैं दोस्तों। वैसे तो एक कंट्री का सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है उसके इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, और जो सेंट्रल बैंक होता है वो नॉर्मली इस इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर या कम करके। अगर अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा सेंट्रल बैंक, तो ऑब्वियसली जो से दूसरे कमर्शियल बैंक है वो कम लोन लेना चाहेंगे, तो वो जो कमर्शियल बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और जिससे जो से कॉमन मैन है वो कम लोन लेना चाहेंगे, इससे कम पैसा सर्कुलेशन में आएगा इकोनॉमी में। ऐसा होगा तो इन्फ्लेशन नीचे जाएगी। और अगर सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, ज़्यादा लोग लोन लेना चाहेंगे इनटू द अदर बैंक्स, तो उससे इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करके मेनली इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सकती है। और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे ज़्यादा नोट प्रिंट करके भी इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सकती है। ज़्यादा नोट प्रिंट होंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी ऑब्वियसली। और हुकूमत की तरफ से इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सकती है ज़्यादा टैक्सेस लगाकर, जैसा मैंने शुरू के रीजंस में बताया था। हुकूमत ज़्यादा स्पेंडिंग्स करके या कम स्पेंडिंग्स करके भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। अभी तक जितना भी आप दोस्तों आप लोगों ने देखा है, आपको यही लग रहा होगा कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी कंट्री की तो इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगी, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगी। अब ये चीज़ आमतौर पर होती तो सही है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जाने लग रही है, कंट्री रिसेशन में जाने लग रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। इस चीज़ को कहते हैं दोस्तों स्टैगफ्लेशन, और ये एक दोस्तों बहुत ही बेकार चीज़ होती है। दूसरी साइड से भी ये एक्सेप्शन मौजूद है दोस्तों, एक कंट्री में डिफ्लेशन हो रही हो और उसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही हो साथ साथ। ऐसा हुआ था दोस्तों यूएसए में 1817 से लेकर 1819 के बीच में। इस पीरियड को कहा जाता है दोस्तों द ग्रेट डिफ्लेशन। अराउंड 2% से हर साल चीज़ों की प्राइसेस मजीद नीचे जाई जा रही थी। डिफ्लेशन हो रही थी लेकिन इकोनॉमिक बूम हो रही थी, साथ लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ रहा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, और इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है दोस्तों कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। ऐसा टाइम था दोस्तों कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इतना तेज़ी से हो रहा था, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, और उसने कॉम्पनसेट कर दिया इस डिफ्लेशन को। चाहे इन्फ्लेशन कितना भी ज़रूरी हो पूरी इकोनॉमी के लिए, लेकिन अगर पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस पर आए कि पर्सनली कैसे फ़र्क पड़ेगा, तो इसका एक नेगेटिव असर कह सकते हो आप कि हम जो पैसा सेव कर रहे हैं वो ओवर टाइम वैल्यू ही लूज़ कर रहा है। यही रीज़न है दोस्तों कि लोग कैश को अपने पर्सनल बेड के नीचे छुपा कर रखने से अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं।
जैसे गोल्ड खरीद लेते हैं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस दोस्तों टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो पैसा है वो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू तो कम होती रहती है, लेकिन जो गोल्ड है उसकी प्राइस बढ़ती रहती है। सिमिलरली कुछ लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आगे और कौन से फाइनेंशियल टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पीस आउट।